नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुए हालिया बदलाव उन क्षेत्रों को काफी फायदा पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में डालने वाले कानून के लागू होने से हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने 17वें आम चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि ये मानव इतिहास में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था। राष्ट्रपति ने राज्यसभा और लोकसभा के हालिया सत्र को बेहद सफल बताया और कहा कि इनमें कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि आने वाले 5 वर्षों में सदन के सत्र इसी तरह से आगे भी काम करेंगे खास चर्चा इन्हीं मुद्दों पर। लेकिन उससे पहले आइए सुनाते हैं कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में क्या कुछ खास बातें कही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संसद के हाल ही में संपन्न हुए सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की बैठकें बहुत सफल रही हैं। राजनीतिक दलों के बीच परस्पर सहयोग के जरिए कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं। इस सफल शुरुआत से मुझे ये विश्वास हो रहा है कि आने वाले 5 वर्षों के दौरान संसद इसी तरह से उपलब्धियां हासिल करती रहेगी। मैं चाहूंगा कि राज्यों की विधानसभाएं भी संसद की इस प्रभावी कार्य संस्कृति को अपनाएं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संसद और विधानसभाओं में आदर्श कार्य संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। केवल इसलिए नहीं कि निर्वाचित सदस्य अपने मतदाताओं के विश्वास पर खरे उतरें, बल्कि इसलिए भी कि राष्ट्र निर्माण के अभियान में हर संस्था और हितधारक को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता होती है। एकजुट होकर आगे बढ़ने की इसी भावना के बल पर हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। मतदाताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच, नागरिकों और सरकारों के बीच तथा सिविल सोसाइटी और प्रशासन के बीच आदर्श साझेदारी से ही राष्ट्र निर्माण का हमारा अभियान और मजबूत होगा। जिस महान पीढ़ी के लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, उनके लिए स्वाधीनता केवल राजनीतिक सत्ता को हासिल करने तक सीमित नहीं थी। उनका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और समाज की व्यवस्था को बेहतर बनाना भी था। इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हाल ही में किए गए बदलावों से वहाँ के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। वे भी अब उन सभी अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे जो देश के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मिलती हैं। वे भी अब समानता को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील कानूनों और प्रावधानों का उपयोग कर सकेंगे। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सूचना का अधिकार मिल जाने से अब वहाँ के लोग जनहित से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पारंपरिक रूप से वंचित रहे वर्गों के लोगों को शिक्षा व नौकरी में आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी और 3 तलाक जैसे अभिशाप के समाप्त हो जाने से वहाँ की हमारी बेटियों को भी न्याय मिलेगा तथा उन्हें भय मुक्त जीवन जीने का अवसर मिलेगा। सरकार लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने में उनकी सहायता के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सामर्थ्य उन्हें उपलब्ध करा रही है। ऐसे अनुकूल वातावरण में हमारे देशवासी जो उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं वे हमारी कल्पना से भी परे हैं। देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार अनेक बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है। गरीब से गरीब लोगों के लिए घर बनाकर और हर घर में बिजली, शौचालय तथा पानी की सुविधा देकर सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत बना रही है। हर देशवासी के घर में नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाने, किसान भाई बहनों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने और देश में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की समस्या का प्रभावी समाधान करने के लिए जल शक्ति के सदुपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ साथ हम सभी देशवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
देश के सभी हिस्सों में संचार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसके लिए गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है और बेहतर राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। रेल यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। मेट्रो रेल की सेवा के जरिए अनेक शहरों में लोगों का आवागमन आसान किया जा रहा है। छोटे शहरों को भी हवाई यात्रा की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। भारत युवाओं का देश है। हमारे समाज का स्वरूप तय करने में युवाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। हमारे युवाओं की ऊर्जा खेल से लेकर विज्ञान तक और ज्ञान की खोज से लेकर सॉफ्ट स्किल तक कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा बिखेर रही है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि युवा ऊर्जा की धारा को सही दिशा देने के लिए देश के विद्यालयों में जिज्ञासा की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह हमारे बेटे बेटियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा अमूल्य उपहार होगा। उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उनके सपनों में हम भविष्य के भारत की झलक देख पाते हैं। तो राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कई मसलों को, कई मुद्दों को छुआ, सरकार के कामकाज, उसकी दिशा की बात की और साथ ही साथ भविष्य में किस तरफ हम आगे देश को ले जा रहे हैं उसका जिक्र भी किया। उनके संबोधन में जो खास मुद्दे आए उन पर हम चर्चा करेंगे 3 खास मेहमानों के जरिए। 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और जगदीश उपासने साहब, आपको भी स्वागत है सर। शुरुआत प्रदीप जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अलग अलग मसलों पर उन्होंने जिक्र किया है। शुरुआत अगर मैं संसद से करूँ, जिस तरीके का कामकाज उन्होंने उसका जिक्र किया, जो अहम कानून बनाए गए और साथ ही बेहतर तरीके से उम्मीद भी जताई कि सदन इसी तरीके से आगे 5 साल तक काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रपति ने जो बात कही उसकी अपेक्षा या जो कुछ हुआ पिछले संसद के सत्र में, बजट सत्र था इस सरकार का पहला, वो हम सबकी अपेक्षा थी। पूरे देश में एक बेचैनी थी कि भाई संसद बनी है तो वहाँ संवाद होना चाहिए, वहाँ बहस होनी चाहिए, वहाँ कानून बनना चाहिए। लेकिन संसद में वो काम हो रहा था जो राजनीतिक दलों को सड़क पर करना चाहिए था, और जो संसद में होना चाहिए था वो बहस जो है टीवी स्टूडियो और दूसरी जगहों पर हो रही थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर संसद का फिर मकसद क्या रह जाएगा। अगर संसद में बहस नहीं होगी, कानून नहीं बनेगा, केवल रुकावट ही चलेगी, तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन पिछला सत्र ये बताता है कि भाई बदलाव हो सकता है अगर लोग जो आम मतदाता है वो अपनी राय स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों को दे कि ये बात हमको पसंद नहीं है। अगर आप संसद की कार्यवाही नहीं चलने देंगे तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। इतना बड़ा मैंडेट मिला है सरकार को, उसका बड़ा कारण ये है कि पिछले 5 साल में संसद के जरिए जितना काम हो सकता था नहीं हुआ, विपक्ष ने नहीं करने दिया। मेरा मानना है कि उसकी एक तरह से सज़ा मतदाताओं ने दी। तो ये जो सत्र बीता है, ये सबसे प्रोडक्टिव सत्र रहा शायद पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में। अगर हम गिने तो ये सबसे प्रोडक्टिव जो है वो सत्र रहा है। तो संसद का मूल काम यही है जो संसद कर रही है, और उसका नतीजा देखिए आप। एक बहुत बड़ा बदलाव कश्मीर में हुआ है, जिसकी इच्छा 70-72 साल से भारत के तमाम हिस्सों में थी। कश्मीर में भी एक बड़ा हिस्सा था जो ये चाहता था कि हो। उस कानून के रहते विशेष दर्जा जो कश्मीर का था, अपने ही देश में, एक ही देश में नागरिकों के अलग अलग अधिकार हो गए थे। एक अधिकार जो सबको मिला हुआ है बाकी देश में, उससे कश्मीर के लोग वंचित थे। जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसमें भी भेदभाव था। इस कानून से, एक इस प्रस्ताव से, एक इस विधेयक से सरकार ने देश के सभी राज्यों के सभी नागरिकों के अधिकार समान कर दिए हैं जो हमें संविधान से मिले हैं। बिल्कुल। तो और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जगदीश जी, जब संसद बेहतर तरीके से अपने कई ऐतिहासिक, मैं कहूँ, कामकाज के नज़रिए से 2 दशक के कई रिकॉर्ड भी तोड़े संसद ने इस बार, और वहीं पर फिर एक बेहतर कानूनों का, मैं कहूँ, सृजन होता है, वहाँ पर मुहर लगती है और उसका जिक्र भी जब राष्ट्रपति करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो।
देखिए, राष्ट्रपति ने अपने भाषण के शुरू में बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आखिर सरकार जो है वो एनेबलर और फैसिलिटेटर ही नहीं है, बल्कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो अपने मतदाता की आशाओं अपेक्षाओं का बोझ लेकर आते हैं। तो वो वोटर की उनके जनप्रतिनिधियों से, सरकार की जनता से कनेक्टिविटी की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई नागरिकों से, जनता से मिले और मतदाता से मिले संकेतों को आपको समझना चाहिए। और जब उन्होंने सदन के दोनों सदनों के शानदार कामकाज का जिक्र किया तो ये भी कहा कि वो विधानसभाओं में भी जाना चाहिए, तो इससे ज़्यादा लोगों का भला होगा। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, फिर ये भी उन्होंने बताया कि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों ने आपको एक उम्मीद के साथ, एक अपेक्षा के साथ चुनकर भेजा है। अगर आप सदन में जाकर काम नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदों और उनकी अपेक्षाओं को आप झुठलाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति ने इस बात को थ्रस्ट किया। और आप देखिए, उन्होंने सदन के कामकाज का उल्लेख अचानक से नहीं किया, उन्होंने अपनी शुरू की बात के बीच में इस बात का उल्लेख किया और फिर दोबारा से इस बात पर बल दिया कि भाई जो लोगों ने आपको चुना है उनकी उम्मीदें हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं और इसलिए आपको कामकाज करना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा कि सदन के इन दोनों सदनों में इस सत्र में 19 साल में इतना काम नहीं हुआ, पहली बार इतना काम हुआ। विधायी काम भी हुआ, प्रशासकीय काम भी हुआ, कई कानून बने, कई बड़ी ऐतिहासिक चीज़ें हुई। 370, 35A का जिक्र अभी प्रदीप जी ने किया ही है, लेकिन 3 तलाक से लेकर न जाने कितने कानून आप अगर लिस्ट उठा कर 108 कानून जो है, जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो रहे थे, एक झटके से इस संशोधन से लागू हो गए। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो राष्ट्रपति अपनी बात कहना चाहते हैं कि सदन होते किस लिए हैं, सदन जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए होते हैं और जनप्रतिनिधियों को वहाँ ये करना चाहिए। रामकृपाल जी, क्योंकि राष्ट्रपति ने जिसका जिक्र किया कि किस तरीके से सदन चले, एक उम्मीद जाहिर कि अगले 5 साल तक न सिर्फ संसद की बात बल्कि राज्य स्तर पर भी इसको देखने को मिलना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि पारदर्शी शासन और विकास परक योजनाएं किस तरीके से आम जन को भागीदारी हो और उसके साथ उसके लिए योजनाएं सरकारें बनाएं और उसको अमल में लाएं। कैसे इस फॉर्मूले को फिलहाल इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं और जो राज्यों के स्तर पर मैं कहूँ उसे ले जाने में रुकावट क्या है? देखिए, राष्ट्रपति जी ने शुरुआत जो की महात्मा गांधी और नानक से शुरुआत की, फिर वो महात्मा गांधी के पूरे कंसेप्ट पर भी बोले और नानक जी के भी, कि ये दोनों को हम आज क्यों याद करते हैं। महात्मा गांधी जैसे कहते थे कि अंतिम व्यक्ति, यानी वो जो हाशिए पर है, यानी समाज का वो तबका जो आज भी अभावों से जूझ रहा है, तो उस तक फिर उन्होंने इलेबोरेट किया उसको। दूसरा पॉइंट जो संसद वाला था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने जो कुछ हुआ उस पर संतोष व्यक्त किया है। यानी 23 मई की जो वर्डिक्ट आई थी उसको इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने समझ लिया है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अभी उसको खुल के स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना समझ लिया है कि अब उस कार्य संस्कृति पर जो पिछली सरकार के दौरान थी, अगर उस पर हम चलेंगे तो जो कुछ बचा खुचा वो भी मिट जाएगा। और उसी का नतीजा ये रहा कि इस बार जो हुआ, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने कानून इतने इस तरह से पास हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैसेज भी गया है कि ठीक है, आप विपक्ष हैं, आप अपना दायित्व निभाइए, लेकिन जनता को ये जाए कि जो जनहित के मामले हैं उसमें वहीं तक विरोध होना चाहिए जहाँ तक है। तो आप देखिए जो उसके नतीजे जो रहे। तो और आगे जो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो विकास का एक, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रेल, सड़क, इसको सब सारी चीज़ें उन्होंने कही कि जो जिस तरह से बंदरगाह और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आने वाला समय मतलब कितना आपको क्या कुछ देगा, इसकी हम कल्पना भी अभी आज नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक नए भारत के बारे में हम बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड, गांव में ब्रॉडबैंड की बात की उन्होंने कहा कि हर घर में शौचालय,
और हर घर में बिजली पहुंच गई है, छत मिलने की है, वो भी जो बचे हुए हैं उनको मिल जाएगी। लेकिन एक और चीज उसमें जुड़ गई है, पेयजल, नल से जल की बात। नल से जल की। तो आप देखिए ना, उन्होंने जो बात कह रहे थे कि यानी उस भारत का जिसका गांधी का सपना था, नानक का था, जो मानव सेवा की, कि जो अंतिम व्यक्ति है वो पैमाना होता है, उसको छत मिले। अगर छत मिल गई तो जाहिर सी बात है कि बिजली भी होगी, उसमें फिर बाकी चीजें भी होंगी, और जो रोजगार की भी बात वो कर रहे थे। और जो कश्मीर को लेकर के उन्होंने कहा एक ही कि जब हम अभिन्न कह रहे हैं 70 साल से, तो कानून के लिए वो भिन्न क्यों रहे? अगर वो अभिन्न है तो हर चीज में कानून के दायरे में भी वो अभिन्न होना चाहिए। जो भी सरकार के समाज के उत्थान के लिए जो भी कानून बन रहे हैं, उसका हक सबको है, पूरे देश को है। अगर उसमें कोई बाधा है तो उसको दूर किया गया है। इस पर उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता एक तरह से जाहिर की, और आगे आने वाले भारत के जो भविष्य की कल्पना उन्होंने यूथ को लेकर के, तो मैं समझता हूं कि 23 मई के बाद का जो बदला हुआ भारत है और जो आगे बदल करके जो इसकी भावी तस्वीर होगी, उसका उन्होंने मैं समझता हूं कि हर पहलू को छुआ है अपने भाषण में। और भविष्य को लेकर अगर प्रदीप जी मैं कहूँ, खासतौर पर अगर सामाजिक सरोकारों को लेकर या फिर ऐसे मसले जो कि किसी एक देश या फिर मैं कहूँ कि दुनिया के लिए इस वक्त बड़ी चिंता की बात है, पानी को लेकर, जल से नल से जल की जब स्कीम्स की बात उन्होंने कही है, इसके अलावा अगर सौर ऊर्जा का उन्होंने जिक्र किया, यूथ को लेकर खास फोकस किया है, इनकी भविष्य के एजेंडा यानी कि दिशा क्या है उसको लेकर उन्होंने साफ संकेत दिए। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि हम 2 अक्टूबर को इस साल गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएंगे। तो उन्होंने पर्यावरण पर गांधी जी की जो सोच थी और पर्यावरण और विकास में संतुलन की बात कही। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास हमारी ज़रूरत के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं है। वो दरअसल ये है कि विकास और पर्यावरण का एक संतुलन होना चाहिए। हमारी जो ज़रूरत है उसके अनुसार विकास के लिए ज़रूरी जो काम है वो ज़रूर हों, लेकिन अगर आपकी लालच की सीमा नहीं रहेगी तो फिर आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे और उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार जो काम कर रही है, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जो सपना था सामाजिक बदलाव का, कि आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। जो अभी रामकृपाल जी ने कहा कि समाज के सबसे निचले व्यक्ति की ओर देखने की बात जो गांधी जी ने कही थी, तो उसके लिए रोजगार, उसके लिए लोगों के देखिए कोई भी सरकार कोई भी आए वो विकास का काम करती ही है, लेकिन उसकी कसौटी कि कितनी सफल है, कितना अच्छा काम कर रही है, वो ये है कि गरीब आदमी के जीवन में क्या बदलाव आया, उस सरकार के कामकाज से उसका जीवन बदला क्या। उसको जीडीपी ग्रोथ और ये इन सब आर्थिक आंकड़ों से कोई सरोकार नहीं होता। सरोकार नहीं, बिल्कुल। वो बढ़ रहा है घट रहा है उसको नहीं, उसको ये दिखता है कि हमारी जो रोजी रोटी है वो पहले से बेहतर चल रही है, खराब हो गई। हमारा जीवन स्तर था वो अच्छा है कि खराब है, हमारे बच्चे को पढ़ाई की सुविधा मिल रही है, उसके इलाज की सुविधा मिल रही है, उसके रोज़गार की सुविधा मिल रही है। अगर ये सब मिल रहा है तो उसके लिए अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। तो आपका जो चुने हुए लोग हैं, जो चुनी हुई सरकार है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि समाज का जो सबसे निचला तबका है उसके जीवन में परिवर्तन आए। वो जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो उन्होंने कहा कि हालांकि संदर्भ कश्मीर का था कि जो बदलाव आएगा, जो प्रगति होगी, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब एक विश्वास जगता है देश के लोगों में, तो फिर देश के विकास की कोई सीमा नहीं होती। फिर वो जो सकारात्मक सोच होती है वो कई गुना आपकी ऊर्जा को, आपकी ताकत को, आपकी काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। जगदीश जी, युवाओं को लेकर भी उन्होंने खास बात की, क्योंकि स्किल और जो उनकी क्षमताएं हैं और उसको निखारने को लेकर लगातार जो प्रयास हैं, उसका एजेंडा में मुझे लगता है कि और ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। देखिए, युवाओं की उपलब्धियों की बात की और साथ में ये भी कहा कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारें बना रही हैं, अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसका और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसका लाभ युवा देश है, कहा वी आर यंग नेशन,
तो युवा देश हैं और युवाओं की जो क्षमता है, प्रतिभा है, उनकी क्रिएटिविटी है, उसका उल्लेख किया और साथ में कहा कि ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अगर वो युवाओं के स्टार्टअप से लेकर बड़े उद्योगों तक को क्या वो ऐसी मदद दे सकता है, क्या वो उनको इस तरह से फैसिलिटेट कर सकता है कि वो अपना अच्छा उत्पादन करे और अधिक रोजगार का और क्रिएट करें। इसके साथ में एक बात और बहुत मज़े की बोली उन्होंने कि जिज्ञासा की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल क्लासरूम में जो जिज्ञासा की संस्कृति, यानी युवा या बच्चे जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें ही भावी भारत की झलक छिपी हुई है और भावी भारत किस तरह का बने जो अगली पीढ़ी है वो चाहती है, तो वो उन सवालों में उनकी उत्सुकता से वो प्रकट होती है। इसलिए उत्सुकता यानी जिज्ञासा की संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए और उनकी बात को ध्यान से सुनकर उसके अनुरूप आपको कार्यक्रम बनाने चाहिए। तब आप युवा शक्ति की जो सृजनात्मकता है उसको राष्ट्र निर्माण में, देखिए उन्होंने एक बात कही कि जो नेशन बिल्डिंग है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेशन बिल्डिंग के साथ उन्होंने एक शब्द और प्रयोग किया, नेशन बिल्डिंग। नेशन को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को गढ़ना, तो गढ़ने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। इसका बहुत सकारात्मक उल्लेख राष्ट्रपति महोदय के संबोधन में है। रामकृपाल जी, आपका एक आखिरी कमेंट चाहूँगा कि ओवरऑल अगर हम इस संबोधन को देखें, अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात भी, रिश्तों की बात भी उन्होंने की है, विकास को लेकर कहा, विकास और मैं कहूँ कि जो पर्यावरण के सामंजस्य की बात भी कही। कोई एक और संकेत या संदेश आप देखते हैं जो कि बहुत अहम है आज की परिस्थितियों के मद्देनजर? देखिए, दो चीज़ें उन्होंने जो प्रदीप जी ने कहा, आपने कहा, जैसा उन्होंने कहा कि जो लोग जो अभी हुआ संसद में, वो अपेक्षा कर रहे हैं कि विधानसभाओं में भी ये हो। एक बहुत सीधी है कि हमारा जो एक संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचों में जहाँ जहाँ कहीं भी ऐसा भी है वो भी इसी तरह की, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए विकास का जो है ये विधानसभाएं, लोकल बॉडीज जो होती हैं वहाँ से लेकर के सारा, तो एक यही संस्कृति जो संसद में दिखाई दी है, ये उनको चाहते हैं कि और भी तेज़ी से ये जो है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी एक तरह से हो। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि एक सामाजिक सहिष्णुता की बात भी उन्होंने की कि हमें एक राष्ट्र के रूप में हम हैं और सबको, जैसे उन्होंने कहा कि कश्मीर के सवाल पर कि सूचना का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं में 3 तलाक को ख़त्म किया गया, उन बहनों को भी, उन बेटियों को भी मिलना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये सब सारी चीज़ें। और यहाँ से जो शुरुआत उन्होंने की आरक्षण का भी लाभ मिले, रोजगार उनको मिलेगा, वहाँ की बात उन्होंने की। और ये कि सब भाईचारा समाज में बरकरार रहना चाहिए। हम एक ऐसे समाज में हैं जो हम सबको अपनाते चलते हैं। और उन्होंने कहा कभी भी भारत ने कहीं भी किसी भी तरह, आज तक का इतिहास रहा है कि हमने कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की, सबको अपनाया है। बिल्कुल। तो देखिए ये है कि विकास, भाईचारा, सहिष्णुता और इन सब के बीच, और वो जैसा प्रदीप जी ने भी कहा और उनकी, कि हमेशा समाज का विकास का पैमाना हमेशा एक व्यक्ति रहता है कि अनटू दिस लास्ट, वो अंतिम व्यक्ति, उसके जीवन में क्या बदलाव, उसके जीवन में क्या बदलाव आया, हमारी सारी पॉलिसी की नींव में वो रहना चाहिए। क्योंकि वहाँ अगर है तो फिर सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भूला न जाए। तो ये जो सरकार की कोशिश अब तक की रही है और आगे भी यही है कि समाज का हर तबके को लाभ मिले, हर तबका, कोई भी इससे वंचित न रह जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।